नमस्कार, मैं हूं दीपक भंडारी और आप देख रहे हैं D4U न्यूज। चर्चा करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों पर। पंजाब में भ्रष्टाचार की जड़ें किस कदर गहरी हो चुकी हैं और किस तरह अधिकारी जनता की ओर से दिए गए टैक्स का पैसा खा रहे हैं, इस बात का अंदाजा आप सहज ही नहीं लगा सकते हैं। जो सामान ट्रक में ढोना चाहिए, जिसकी ढुलाई ट्रकों में होनी चाहिए, वह सामान दोपहिया वाहनों यानी कि स्कूटर और मोटरसाइकिल पर ही ले जाया जा रहा है और इसके पैसे भी वसूल किए जा रहे हैं। लुधियाना की अनाज मंडियों में 2020-21 के दौरान ट्रांसपोर्टेशन टेंडर का ऐसा ही घोटाला सामने आया, जिससे विजिलेंस ने सार्वजनिक कर दिया है। वाहनों पर नकली नंबर प्लेट लगाकर माल की ढुलाई की जाती थी। आरोपियों के पास इतने ट्रकों के नंबर नहीं थे कि वह ट्रकों के नंबर दे देते और उन्होंने मोटरसाइकिल और स्कूटरों के ही नंबर दे दिए और जिन वाहनों के नंबर दिए गए हैं उन पर तो एक अनाज की बोरी रखना भी आसान नहीं है और इन पर लाखों बोरियां जो हैं अनाज की ले जाकर दिखाई गई हैं और पैसा भी वसूल कर लिया गया है। विजिलेंस की ओर से गुरदास राम एंड कंपनी के मालिक और साझेदारों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। गांव उदनवाल शहीद भगत सिंह नगर निवासी कॉन्ट्रैक्टर और मालिक तेलू राम को विजिलेंस की ओर से गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इसके अलावा जगरूप सिंह और संदीप भाटिया के अलावा सरकारी अधिकारियों के खिलाफ भी भ्रष्टाचार का मामला दर्ज कर लिया गया है। फूड एंड सप्लाई विभाग से जुड़ा यह मामला है। जब टेंडर जमा कराने के लिए कंपनी की ओर से जो वाहनों के नंबर दिए गए थे वह स्कूटर और मोटरसाइकिल के निकले हैं। विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों की मिलीभगत से इन वाहनों के नंबरों की जांच ही नहीं हुई। अब सारा मामला विजिलेंस ने एक एक करके परत उधेड़ी है तो सामने आया है। सीधे तौर पर यह मामला गबन का है। सरकारी पैसे का गबन किया गया, सरकारी अनाज का गबन किया गया। आपको यह भी बता दें कि कैग की ओर से एक रिपोर्ट भी जारी हुई थी जिसमें बताया गया था कि हजारों करोड़ रुपए के घोटाले होते हैं। दोपहिया वाहनों के नंबर लगाकर उन पर लाखों बोरियों की ढुलाई हो रही है। एक पूर्व मंत्री का नाम भी सामने आया था कुछ ठेकेदारों की ओर से। कुछ समय पहले एक आरोप लगाए गए थे कि अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार को 2000 करोड़ रुपए का चूना लगाया गया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर जो अधिकारी इस तमाम गोरखधंधे में इन आरोपियों का साथ देते रहे, क्या केवल उन्हें सस्पेंड कर लिया जाएगा या फिर उन्हें बर्खास्त करके उनसे पैसे की भरपाई की जाएगी और साथ ही यह पूछताछ की जाएगी कि ये सारा गोरखधंधा कब से चला रहे हैं और इसमें उनके साथ और कौन कौन लोग शामिल हैं। क्या उनकी संपत्तियों की जांच होगी और क्या उनसे भरपाई होगी, यह भी सबसे बड़ा सवाल है। यह भी सामने आया है कि हर चक्कर पर अफसरों को कमीशन दी जाती थी, यानी कि अनाज ले जाने के लिए जिन वाहनों का इस्तेमाल नियमों का उल्लंघन करके किया गया उनके साथ मालिक और ठेकेदारों ने कमीशन सेट कर रखी थी, जिसमें से 20 से 25% हिस्सा अफसरों और 40% हिस्सा नेताओं को पहुंचाया जाता था। यानी कि पंजाब में चोरी का माल और डांगा के गज, ये पंजाबी में कहावत है। चोरी का माल है, जितना मर्जी जो मर्जी ले जाए, 65% बांट दिया जाता था और बाकी इसका 35% अपनी जेब में डाल लिया जाता था। अब पूछताछ में कई बड़े नेताओं के नाम भी सामने आएंगे, लेकिन ये तो नेता हैं, क्या इन्हें सब कुछ करने का अधिकार है? इन्हें सब कुछ छूट है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रदेश में मुख्यमंत्री भगवंत मान है और आम आदमी पार्टी की सरकार है। कई पूर्व मंत्रियों पर कार्रवाई हो रही है। हालांकि कुछ दिन पहले भगवंत मान ये इशारा कर चुके हैं अभी और कई पूर्व मंत्रियों को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। किस तरह एक ये मोटरसाइकिल पर ही लाखों बोरियां इनकी ढुलाई करते रहे, ये तमाम चीजें आखिरकार जनता के सामने आनी चाहिए, क्योंकि जनता को जानने का पूरा अधिकार है कि जो नेता हाथ जोड़कर आपसे वोट मांगते हैं और कहते हैं हम सेवा के लिए आएंगे, इसलिए राजनीति में आए हैं क्योंकि हमें सेवा करनी है और ये सेवा कैसी कर रहे हैं आप सबके सामने है।
अब ये मामला अंजाम तक पहुंचेगा या नहीं, पैसों की भरपाई होगी या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। वैसे भी आपको बता दें कि पर्सनल वेरिफिकेशन के नाम पर गोदामों में सड़ रहे अनाज की वेरिफिकेशन तो होती है, लेकिन बोरियां पूरी हैं या नहीं, उनमें अनाज भरा हुआ है या उनमें भूसा भरकर रख दिया गया है, ये कभी किसी ने जांच ही नहीं की। अमृतसर के भी जंडियाला गुरु में एक ऐसा ही घोटाला सामने आया था। 20 करोड़ रुपए का अनाज गायब हो गया था और आरोपी इंस्पेक्टर अभी तक फरार है। और इसमें कौन कौन लोग शामिल थे, यह भी अभी तक जांच का विषय बना हुआ है। मामला सामने आता है, फिर इस पर लीपापोती कर दी जाती है, लेकिन इस बार हमें लगता है कि विजिलेंस की ओर से इस मामले को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, क्योंकि इस बार कहा जा रहा है कि प्रदेश में ईमानदारों की सरकार है। एक और खबर है, लुधियाना से जुड़ी हुई है। लुधियाना में ही 6 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई है। उसकी मौत का कारण चीन की बनी प्लास्टिक डोर, लेकिन अब ये चीन में नहीं बनती, बल्कि हमारे देश में ही ये कातिल डोर बन रही है। ये बच्चा अपने परिवार के साथ स्कूटर पर जा रहा था कि रास्ते में उसकी गले से ये डोर लिपट जाती है और उसकी मौत हो जाती है। अब कहने को मामला तो थाना सदर में दर्ज कर लिया गया है, लेकिन जो बच्चा मर गया उनके परिजनों का क्या हाल होगा, ये तो सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। आए दिनों पंजाब में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। प्लास्टिक की डोर के कारण कई घायल हो जाते हैं और कईयों की जान चली जाती है। लोग छिपकर इस डोर को बेच रहे हैं, ये भी सबके सामने है, क्योंकि अगर डोर बिके नहीं तो फिर इससे पतंग आखिर उड़ाई कैसे जाएगी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार प्लास्टिक से बनी इस डोर पर काबू क्यों नहीं पाया जा सका है। इसकी बिक्री हर साल होती है, हर साल कई लोगों की जान चली जाती है, कईयों के गले कट जाते हैं, कई गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। क्या चंद पैसे ही हमारे लिए सब कुछ बन गए हैं? 6 वर्षीय बच्चे की मौत हुई, एक दिन खबर बनी और अगले दिन हम फिर उसी तरह हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे, हम भूल जाएंगे। लेकिन जिसका बच्चा चला गया उसके परिवार क्या बीतती है, इसलिए सरकार को इस पर सख्त कदम उठाने चाहिए। जो कोई व्यक्ति प्लास्टिक के डोर से पतंग उड़ाता पकड़ा जाता है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मान सरकार से हमारी दरखास्त है, क्योंकि पहले कभी भी किसी सरकार ने कोई ठोस फैसले नहीं लिए थे। अब उम्मीद है कि प्रदेश में मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार है और इस सरकार के पास इच्छा शक्ति है, इसलिए हम उम्मीद रखते हैं कि ये कोई ना कोई कानून बना सकते हैं जिससे प्लास्टिक की डोर पर पाबंदी लग सकती है और उससे बेचने वालों पर भी सख्त कार्रवाई हो सकती है। अगर ऐसा नहीं होता तो वरना लोग मरते रहेंगे और हम केवल चर्चा ही करते रहेंगे। हमारी सरकार से इतनी ही दरखास्त है कि इस डोर से लोगों को निजात दिलाई जाए। एक और रिपोर्ट सामने आई है कि अवैध खनन माफिया की ओर से सरहद से सटे इलाकों को खोखला करने से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में बीएसएफ ये स्पष्ट कर चुकी है कि बॉर्डर के आसपास के जिलों में दिन रात अवैध खनन हो रहा है। इसकी सुनवाई अब 29 अगस्त को होनी है। कई जगह तो अवैध खनन से बड़ी बड़ी खाइयां और टीले बन गए हैं। इमरजेंसी में यदि सेना को यहां पर टैंक या ट्रक चलाने पड़े तो मुश्किल आएगी। घुसपैठ का भी खतरा बढ़ गया है। यहां पर हथियार छिपाना और ड्रग्स छिपाना बेहद आसान है। इसी की खबर आज एक हिंदी अखबार में भी प्रकाशित हुई है। कुछ दिन पहले भी आपको बता दें कि हाई कोर्ट की ओर से भी टिप्पणी की जा चुकी है कि अवैध खनन माफिया में कुछ प्रभावशाली लोग शामिल हैं। यह टिप्पणी तब की गई थी जब पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के भांजे भूपिंदर सिंह हनी अपने खिलाफ हुए मामले को रद्द करवाने के लिए हाईकोर्ट जा पहुंचे थे। तब हाईकोर्ट की ओर से तल्ख टिप्पणी की गई थी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, हाईकोर्ट के जज भी जानते हैं कि पंजाब में अवैध खनन हो रहा है। हमारे खनन मंत्री हरजोत सिंह बैंस ये कह चुके हैं कि हमने 300 से अधिक लोगों के ऊपर मामले दर्ज किए हैं। लेकिन आखिरकार यह सबसे बड़ा सवाल है कि क्या केवल मामले दर्ज करना ही काफी है? वह लोग कौन हैं जिन्होंने अवैध तौर पर खनन करके भारी संपत्तियां बनाई? आखिरकार उनकी संपत्तियों को जब्त क्यों नहीं किया जाता और उनके नाम सार्वजनिक क्यों नहीं किए जाते हैं?
ये सबसे बड़ा सवाल है। अमृतसर में मिले आरडीएक्स मामले में पुलिस के हाथ कई अहम सुराग लगे हैं। सूचना यह है कि आरोपियों ने जैसे ही सब इंस्पेक्टर की गाड़ी के नीचे बम रखा तो वह यहां से भाग गए। वह पंजाब से बाहर भागने की फिराक में हैं, लेकिन पुलिस यह दावा कर रही है कि 24 घंटे में इन्हें पकड़ लिया जाएगा। एडीजीपी इन्वेस्टिगेशन RN डोके आज बुधवार को जांच के लिए अमृतसर पहुंचे थे। उन्होंने घटनास्थल का दौरा किया और फिर पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक भी की। उन्होंने यह कहा है कि फोरेंसिक टीम मामले की जांच कर रही है। एक मोबाइल भी घटनास्थल से पुलिस को मिला है, जिससे कई अहम जानकारियां मिली हैं और आने वाले 24 घंटों में इस मामले में कुछ बड़ी गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। इन गिरफ्तारियों के बाद ही मामला सामने आएगा कि आखिरकार आरोपियों ने सब इंस्पेक्टर दिलबाग सिंह की गाड़ी के नीचे इस बम को क्यों रखा। ये देखो, ये आईडी कित्थों आई सी ये बारे तो डेफिनेट इस वेले कहना मुश्किल हैगा, लेकिन हुण तक का जो ट्रेंड है जी आईडी सानू पंजाब विच मिली हैगी, सारी आईडी बाहरों पाकिस्तान चो आई सी ते भी पाकिस्तान वाली है जी लगदा इतना है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਐਕਸ ਸੀਗਾ ਇਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, 2 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਕਾਫੀ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਆਈਡੀ ਸੀਗੀ। ਸਰ ਆਈਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪਰੋਵਾਈਜ਼ਡ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਐਕਸ ਫਿਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈਗੀ। ਮਿਸਟਰ ਮੁਨੀਸ਼ ਚਾਵਲਾ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਪਰਸਨਲੀ, ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਸੁਪਰਵਾइज कर रहे ਤੇ ਸ਼ਾਰਟਲੀ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਅਸੈਂਬਲ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੱਸਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਮਿਸਟਰ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਇਹ ਬੜੇ ਹੋਣਹਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਹੈਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਨਹਾਂਸ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ पंजाब पुलिस इस पखों काफ़ी चंगा काम कर रही है। असी पिछले कुछ दिनों के बीच भी काफ़ी मॉड्यूल्स फड़े हैं, काफ़ी कुछ रिकवरी हुई हैगी। हाईकोर्ट से बेल मिलने के बाद विक्रम सिंह मजीठिया जेल से बाहर आए और आज उन्होंने श्री हरमंदिर साहब में माथा टेका और आम आदमी पार्टी को पहली बार पंजाब में सरकार बनाने पर शुभकामनाएं दी। वह सुबह अपनी पत्नी और मजीठा से विधायक गुनीव कौर के साथ गोल्डन टेंपल में माथा टेकने के लिए पहुंचे थे। मजीठिया ने कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी ने 92 सीटें हासिल की हैं, ये एक उनकी बड़ी जीत है। अब ओपोजिशन ना के बराबर है। कांग्रेस और अकाली दल को मिलाकर केवल 21 ही विधायक हैं, लेकिन उन्होंने इससे कांग्रेस को सबक लेने के लिए भी कहा है। उन्होंने ये भी कहा कांग्रेस की बदलाखोरी की राजनीति ने उन्हें नुकसान पहुंचाया। मजीठिया ने उन्हें वोट डालने वाले वोटरों का धन्यवाद भी किया। पॉलिटिक्स पॉजिटिव होनी चाहिए, लोगों के भले की होनी चाहिए, लोगों के इलाके की पंजाब के तरक्की वास्ते होनी चाहिए। परसनल किड़ा कड्ढन वास्ते उस पॉलिटिक्स का ना कदे पहला लाभ होया ना कदे। ये सवाल मैनू ना पूछो, जिन्हों ने किया उन्होंने पूछो, जिन्हों ने ये गंदी राजनीति की है। 2 DGP बदल के 4 ADGP बदल के मुख्यमंत्री दे डिप्टी CM दे घर च बह के लोगों को दबके मारे गए। हुण अज की लभ्या, हाई कोर्ट ने उसका निपटारा किया ही है ना जी। और मैं दूजी गल कह दिया जी, मैं बार बार सिर झुका के उन्हां सारे सिंह सिंगणियां दा बच्चियां तक दा उन्हां दे चरण नूं अर्च के गल कहना कि जो अरदासा बेनतियां तुसीं मेरे वास्ते कीतियां, गुरु साहब मैनू भी समत बख्शिश करन ते गुरु साहब तुहानूं भी चढ़दी कला च रखण, जिन्हां ने एडी वड्डी देखो इन्नी हनेरी झुल्ली अज पंजाब च एक पार्टी दी आप दी 92 सीटां उन्हां दी आईयां ने, जिथे उन्हां नूं वधाई आ उत्थे ऑपोजिशन दे 22 MLA जिते मैनूं लगदा टोटल। अज एक आज़ाद है तो 21 कांग्रेस के अकाली दल के समेत है। पंजाब सरकार ने उत्तर प्रदेश के कुख्यात गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के मामले में बड़े एक्शन की तैयारी कर ली है, जिसमें सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि दिल्ली स्तर तक कार्रवाई की जा सकती है। इस संबंध में जेल मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने मुख्यमंत्री भगवंत मान को एक रिपोर्ट सौंप दी है, जिसमें मुख्तार अंसारी को रोपड़ जेल में VIP ट्रीटमेंट देने के तार दिल्ली से जुड़े बताए जा रहे हैं। यानी कि
दिल्ली के कहने पर ही यहां पर जब सरकार थी कैप्टन अमरिंदर सिंह की, तो मुख्तार अंसारी को रोपड़ जेल में रखा गया था। जांच में यह भी सामने आया कि अंसारी जेल की बैरक से ज्यादा रोपड़ जेल में बने अफसर क्वार्टर में रहता था, जहां उसकी पत्नी भी आती जाती रहती थी। यही नहीं, अंसारी के मामले में बड़े अफसरों की भूमिका भी शक के घेरे में आ गई है। बैंस का कहना है कि अंसारी मामले में कई बड़े लोगों का हाथ है। मुख्यमंत्री ने हाई पावर कमेटी बना दी है, जिसमें जल्द ही नेशनल लेवल की कार्रवाई होगी। जेल मंत्री हरजोत बैंस ने विधानसभा में भी गैंगस्टर मुख्तार अंसारी का मुद्दा उठाया था। अंसारी को फर्जी एफआईआर दर्ज कर 2 साल 3 महीने तक पंजाब की जेल में रखा गया था, जिसका चालान तक पेश नहीं किया गया था। इस पर खासा बवाल मचा था और बाद में उत्तर प्रदेश सरकार को मुख्तार अंसारी को हासिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा था। हिमाचल में होने वाले विधानसभा चुनावों में भी आम आदमी पार्टी ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के लोग इस बार शिक्षा के नाम पर आम आदमी पार्टी को ही वोट देंगे। दिल्ली में हम शिक्षकों से कोई दूसरा काम नहीं लेते। हिमाचल के स्कूलों में 11 लाख बच्चे पढ़ते हैं। 2000 स्कूल ऐसे हैं जहां पर सिर्फ एक ही टीचर है। वहां 5वीं और 8वीं क्लास तक के बच्चे पढ़ते हैं। सिसोदिया ने कहा कि यह बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ है। 6500 स्कूल ऐसे हैं जहां 2 टीचर स्कूल चला रहे हैं। 8000 करोड़ रुपए खर्च करती है हिमाचल सरकार। यह पैसा कहां जा रहा है? 47% कॉलेजों में प्रिंसिपल ही नहीं है। इन्हें ठीक करने की जगह हिमाचल के मुख्यमंत्री प्राइवेट कॉलेजों के पोस्टर बॉय बने हुए हैं। उन्होंने 5 गारंटियां भी दी। हर परिवार के हर बच्चे को अच्छी और फ्री शिक्षा देंगे। दिल्ली की तरह सभी सरकारी स्कूलों को शानदार बनाएंगे। हिमाचल में प्राइवेट स्कूलों को नाजायज फीस नहीं बढ़ाने देंगे। कच्चे शिक्षकों को पक्का कर सभी खाली पदों को भरा जाएगा। शिक्षकों से पढ़ाई के अलावा कोई दूसरा काम नहीं लिया जाएगा। इसी दौरान शिमला पहुंचे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी कहा, हमारी पार्टी शक्ति प्रदर्शन नहीं करती, लोगों को दिहाड़ी पर लाकर अपनी जय जयकार नहीं कराती। मान ने कहा कि हिमाचल और पंजाब की मुश्किलें एक जैसी हैं, दोनों पड़ोसी राज्य हैं। मार्च 2022 से पहले पंजाब में भी यही हाल था कि 5-5 साल बाद पार्टियां सत्ता में आती रहती थी। लोगों के पास कोई विकल्प नहीं था। पंजाब को तीसरा विकल्प मिला, तो अब नतीजा आप सबके सामने है। सरकार बने केवल 5 महीने हुए हैं, लेकिन हमने 70 साल में जो काम नहीं हुए वह काम कर दिखाए हैं। भगवंत मान सरकार की ओर से लिए गए फैसले पर एक विधायक, एक पेंशन, जिस पर भी अब पंजाब के राज्यपाल BL पुरोहित भी मोहर लगा चुके हैं, वह एक बहुत बड़ा फैसला है जो कि आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी के लिए दूसरे राज्यों में संजीवनी बनेगा और दूसरी राजनीतिक पार्टियों के लिए यह मुसीबत खड़ी कर देगा। क्योंकि आम आदमी पार्टी जहां भी चुनाव होंगे वह इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश करेगी कि हमने ये फैसला जनता के हित में लिया है। एक विधायक को एक ही पेंशन दी जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि एक विधायक 5 बार चुनाव जीता है तो उसे 5-5 पेंशन दी जाए। आपको यह भी बता दें कि पार्टियां सत्ता में आने के लिए जनता से कई लुभावने वायदे करती हैं। मुफ्तखोरी की स्कीमें चलाई जाती हैं। पंजाब में भी अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी ने भी महिलाओं को 1-1 हजार रुपया देने की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक उस योजना पर अमल नहीं हो पाया है। कांग्रेस और अकाली दल भी इससे पीछे नहीं था, उनकी ओर से भी कई घोषणाएं की गई थी। अब सवाल यह है कि क्या केवल भारत में ही नेता ऐसे वायदे करते हैं? क्या विकसित देशों में सरकारें अपनी जनता के लिए कुछ नहीं करती? कई देश ऐसे हैं जहां पर एजुकेशन और हेल्थ जनता के लिए फ्री है और आम आदमी पार्टी इसी पर काम कर रही है। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि अब मुफ्त की रेवड़ियां बांटी जाने वाली घोषणाओं को नहीं किया जाएगा। इस पर अब 22 अगस्त को सुनवाई की जानी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमना की ओर से तमाम पार्टियों से इसे लेकर सुझाव मांगे गए हैं, क्योंकि कुछ पार्टियों का कहना है कि वायदे करना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन हम इन पार्टियों से ही कहना चाहेंगे कि जो प्रदेशों पर कर्जे चढ़ जाते हैं, आपकी ओर से ये मुफ्तखोरी की योजनाओं को लागू करने
के वायदे करने के बाद क्या उन्हें आप अपनी जायदादें बेचकर पूरा करेंगे या फिर वह पैसा जनता के ऊपर कर्ज के तौर पर छोड़ दिया जाता है? वैसे अब पूरी देश की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं। उम्मीद की जा रही है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमणा इस पर कोई बड़ा फैसला सुना सकते हैं, क्योंकि इस फैसले के बाद वह कुछ ही दिनों बाद रिटायर हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस ने मंगलवार को पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद को प्रदेश कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाया था, लेकिन आजाद ने अध्यक्ष बनाए जाने के 2 घंटे बाद ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने की वजह अब तक साफ नहीं हुई है। गुलाम नबी आजाद की नाराजगी इस बात से है कि उनकी सिफारिशों को नजरअंदाज किया जा रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने नई जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि आजाद ने खराब स्वास्थ्य के चलते कैंपेन समिति के अध्यक्ष का पद संभालने से इनकार किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इन दिनों गुजरात विधानसभा में होने वाले चुनावों की तैयारी में जोर शोर से लगे हुए हैं। गुजरात के अलग अलग हिस्सों में उनके ताबड़तोड़ दौरे भी हो रहे हैं। इसी सिलसिले में मंगलवार यानी कि 16 अगस्त को अरविंद केजरीवाल कच्छ जिले के भुज में पहुंचे थे। यहां उनके टाउन हॉल कार्यक्रम का एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। मेरा नाम शाहबाज खान है। मेरा एड्रेस डोरा गांव है, डोरा हाजीपीर से दूर। 1 मिनट सर, हमारे को टाइम नहीं मिलेगा, हम गरीब लोग हैं, पैसे वालों की सुनते हैं। दे दो माइक दे दो। आप जैसे लोग हमारी सुनते हैं सर, और कोई हमारी सुनने वाला नहीं है। मैं जिस गांव से बिलोंग करता हूं, हाजीपीर से दूर 15 किलोमीटर दूर डोरा गांव है। मेरी एज 22 साल है। इस वीडियो में शहबाज खान नाम का एक युवक अरविंद केजरीवाल की दिल खोलकर तारीफ कर रहा है और भाजपा की आलोचना करता नजर आ रहा है। हालांकि अब भाजपा का दावा है कि शहबाज खान असल में एक अभिनेता है जिसे इस कार्यक्रम में एक्टिंग के लिए बुलाया गया था। 1 मिनट 43 सेकंड के इस वीडियो में शहबाज खान कह रहा है, मेरी उम्र 22 साल है, मैंने पढ़ाई छोड़ दी है। यहां मोदी जी ने बहुत नारे लगाए हैं, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, अभी तक कुछ खत्म नहीं हुआ है। मैं डोरा गांव से आता हूं, 2012 में मेरी आंख खुली थी, तब से एक ट्रांसमीटर लगा है लाइट का। आज 2022 चल रहा है, एक ट्रांसमीटर चेंज नहीं हुआ। इन भाजपा वालों से मैंने 7वीं क्लास में पढ़ाई छोड़ दी थी, अभी चल रहा है 2022। 8 साल से इन लोगों ने स्कूल नहीं बनाए। क्या भाजपा बनाएगी, क्या कांग्रेस बनाएगी? ये लोग भंगार के व्यापारी हैं, कुछ नहीं करने वाले, देश को बर्बाद करके रख दिया है। शहबाज का ये वीडियो वायरल हो रहा है और आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल को आखिरी उम्मीद बता दिया। वीडियो ट्वीट के कैप्शन में आम आदमी पार्टी ने लिखा है कि बीजेपी के खिलाफ गुजरात के युवाओं की निराशा का स्तर यह है। युवा कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल उनकी आखिरी उम्मीद है। इसके बाद दिल्ली भाजपा ने भी अपने ट्विटर हैंडल से कुछ तस्वीरें शेयर की। ये तस्वीरें असल में एक इंस्टाग्राम अकाउंट के कुछ स्क्रीनशॉट हैं। इनमें वायरल वीडियो में दिख रहे हैं शहबाज खान। स्क्रीनशॉट में दिख रहा है कि शहबाज खान नाम वाली इंस्टा प्रोफाइल में लिखा है कि वो एक अभिनेता है और इस पर कैप्शन देते हुए भाजपा ने लिखा है कि फर्जीवाड़ा करते हुए फिर पकड़े गए केजरीवाल, ओवर एक्टिंग के चक्कर में पकड़ा गया भाड़े के एक्टर का झूठ। भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को नए संसदीय बोर्ड और चुनाव समिति का ऐलान कर दिया है। 11 सदस्यों वाली संसदीय बोर्ड से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को हटा दिया गया है। शिवराज चौहान को 2013 में बोर्ड में शामिल किया गया था। अब नितिन गडकरी को क्यों हटाया गया है, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। क्या नितिन गडकरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए चुनौती बन सकते हैं? क्या इसलिए उन्हें हटाया गया है? नए संसदीय बोर्ड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह के अलावा सर्बानंद सोनोवाला, बीएस येदियुरप्पा, के लक्ष्मण, इकबाल सिंह लालपुरा, सुधा यादव, सत्यनारायण जटिया और पार्टी सचिव बीएल संतोष को जगह दी गई है। संसदीय बोर्ड और चुनाव समिति में एक भी मुख्यमंत्री को जगह नहीं मिली है। आपको यह भी बता दें, पिछले महीने एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था, कभी कभी मन करता है कि राजनीति ही छोड़ दूं, समाज में और भी काम है जो बिना राजनीति के किए जा सकते हैं।
गडकरी ने कहा कि महात्मा गांधी के समय की राजनीति और आज की राजनीति में बहुत बदलाव हुआ है। बापू के समय में राजनीति देश समाज विकास के लिए होती थी, लेकिन अब राजनीति सिर्फ सत्ता के लिए ही होती है। आज के लिए बस इतना ही। कल आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।